की हवा चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से नकाब उठ जाता। सियाह जाड़ जट का पर्दा फड़फड़ा कर इसके सफ़ेद चेहरे की झलकियां दिखा रहा था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे, पतले पतले होंठ, स्याही माली सुर्खी आंखें और बलाई होंठ पर तिल, वो अशद ज़रूरी तिल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर से हेड उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था, इसने वजनी पहिए के नीचे आ गया और वहीं चित हो गया। लड़की हंसी, अखलाक मुस्कुरा दिया। गर्दन मोड़कर हेड की तलाश देखी जो कि बहुत पीछे रह गई थी और लड़की से मुखातिब होकर कहा, इसकी तो शहादत का रुतबा मिल गया है। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर बाद फिर इससे मुखातिब हुआ, आपको तरास है तो हम वापस चले जाते हैं। लड़की ने इसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब ना दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अखलाक की तरफ बार बार देखती नकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अखलाक एक पाँव साइकिल के पैडल पर, दूसरा पाँव दुकान के थड़े पर रखकर थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि इस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने झांक कर अखलाक को देखा मगर फौरन शर्माकर पीछे हट गई। तकरीबन आधा घंटा वो वहाँ खड़ा रहा मगर फिर भी लड़की नमूदार ना हुई। दूसरे रोज सुबह सवेरे अनारकली की इस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट इधर उधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने ही वाला था कि एक फालसा बेचने वाले की सदा आई। खिड़की खुली। लड़की सर से नंगी नमूदार हुई। इसने फालसे वाले को आवाज़ दी, भाई फालसे वाले ज़रा ठहरना। फिर इसकी निगाहें एकदम अखलाक पर पड़ी और चौंक कर वहीं पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पे से छाप फड़ के छापड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की सर पर दुपट्टा लेकर नीचे आई। अखलाक को इसने कंकरियों से देखा, शर्माई और फालसे लिए बगैर ही वापस चल गई। अखलाक को ये अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब इसको घूर के देखा तो वो वहाँ से चल दिया। चलो आज इतना ही काफ़ी है। चंद दिन में ही अखलाक और इस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज़ सुबह 9 बजे वो अनारकली की इस गली में पहुँचता। खिड़की खुलती और वो सलाम करता। वो जवाब देती, मुस्कुराती, हाथ के इशारे से कुछ बातें होती और उसके बाद वो चली जाती। एक रोज़ उंगली घुमाकर इसने अखलाक को बताया कि वो शाम 6 बजे सिनेमा शो देखने जाएगी। अखलाक ने इशारों के ज़रिए से पूछा, कौन सा सिनेमा हाउस? इसने जवाब में कुछ इशारे किया मगर अखलाक ना समझा। आखिर में इसने इशारों में कहा, कागज़ पर लिख कर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट के चंद लम्हात बाद इसने इधर उधर देखकर एक कागज़ की मरोड़ी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने इसे खोला और लिखा था, प्लाजा परवीन। शाम को प्लाजे में इसकी मुलाकात परवीन से हुई। इसके साथ इसकी सहेली थी। अखलाक इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुई तो परवीन ने नकाब उठा लिया। अखलाक सारा वक्त इसको देखता रहा। इसका दिल तक तक करता रहा। इंटरवल से कुछ देर पहले इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांप उठी। अखलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल वो इसकी अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था, जो इसने इसी रोज़ खरीदी थी। इंटरवल ख़त्म हुआ तो इसने फिर अपना हाथ बढ़ाकर इसके हाथ पर रखा और वो कांपी, लेकिन अखलाक ने हाथ ना हटाया। थोड़ी सी के बाद इसने अंगूठी निकाली और इसकी उंगली पर चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अखलाक ने इसकी तरफ देखा। पेशानी और नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म ख़त्म हुआ तो अखलाक और परवीन की ये मुलाकात भी ख़त्म हो गई। बाहर निकल कर कोई बात ना हुई। दोनों सहेलियाँ टांगे पर बैठ गईं। अखलाक को दोस्त मिल गए। उन्होंने इसे रोक लिया, लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए परवीन ने इसका तोहफ़ा कबूल कर लिया है। दूसरे और मुकर्रर औकात पर जब अखलाक परवीन के घर के पास पहुंचा तो खिड़की खुली। अखलाक ने सलाम किया। परवीन ने जवाब दिया। इसके दाहिने हाथ की उंगली इसकी पहनी हुई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारा करते हुए इसके बाद परवीन ने इधर उधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंक दिया। अखलाक ने उठाया, खोला तो इसमें खत था, अंगूठी का शुक्रिया। घर पहुंचकर अखलाक ने एक तवील जवाब लिखा, अपना दिल निकालकर कागजों में रख दिया। इस खत को इसने फूलदार लिफाफे में बंद किया, इस पर सेंट लगाया और दूसरे रोज सुबह 9 बजे परवीन को दिखाकर नीचे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब इनमें बाकायदा खतों खताबत शुरू हो गई। हर ख़त इश्क मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक ख़त अखलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें इसने कसम खाई कि वो हमेशा अपनी मोहब्बत में साबित कदम लेगा। इसके जवाब में खूनी तहरीर आई। परवीन ने भी हलफ उठाया कि वो मर जाएगी, लेकिन अखलाक के सिवा किसी और को शरीक हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इसी दौरान कभी कभी किसी सिनेमा में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। मिलकर बैठने का मौका ही नहीं मिल जाता था। परवीन घर की तरफ से बहुत कड़ी पाबंदियां थी। वो बाहर निकलती थी या तो अपने भाई के साथ या अपनी सहेली ज़हरा के साथ। इन दोनों के अलावा इसको किसी के साथ बाहर जाने की इजाज़त ना थी। अखलाक ने इसे कई मरतबा लिखा कि ज़हरा के साथ वो कभी इस बारादरी में जहांगीर के मकबरे पर चली आए, मगर वो ना मानी। इसको डर था कि कोई देख लेगा। इसी इसना में अखलाक के वालिदैन ने इसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अखलाक टालता रहा। जब उन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अखलाक बिगड़ गया और बहुत हंगामा हुआ।
यहाँ तक इखलाक को घर से निकालकर एक रात इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में सोना पड़ा। उधर परवीन रोती रही, खाने को हाथ तक न लगाया। इखलाक धुन का बहुत पक्का था, जिद पर ले जाता था। घर से बाहर कदम ना निकाला, मगर फिर इधर रुख तक ना किया। इसके वालिद ने इसको बहुत समझाया, मगर ना माना। एक दफ्तर में 100 रुपये महाना पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगा, जिसमें ना नल था ना बिजली थी। उधर परवीन इखलाक की तकलीफ़ों के दुख में घुल रही थी। घर में जब अचानक शादी की बात छिड़ी तो इस पर बिजली से गिरी। इसने इखलाक को खत लिखा। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन परवीन ने उसको तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, साबित कदम रहे। इश्क इनका इम्तहान ले रहा है। 12 दिन गुजरे। इखलाक ने कई बार गया, मगर परवीन खिड़की पर नजर न आई। वो सब्र करार खो बैठा था, नींद इसकी गायब हो गई थी। इसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। ज़्यादा नागे हो गए तो इसको मुलाजमत से बरदरफ कर दिया गया। इसको कुछ होश ना था। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा परवीन के मकाम पर जा पड़ा। 15 दिनों के तवील अरसे के बाद इसे परवीन नजर आई, वो भी एक लहजे लिए। जल्दी से लिफाफा फेंक कर चली गई। ख़त बहुत तवील था। परवीन की गैर हाजिरी का बायस ये था कि इसके बाप इसको साथ गुजरावाला ले गया था, जहाँ इसकी बड़ी बहन रहती थी। 15 दिन वो खून के आंसू रोती रही। इसका जहेज तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसको महसूस होता था कि इसके रंग बिरंगे कफन बन रहे हैं। ख़त के आखिर में लिखा था कि तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मैं मर जाऊंगी, मैं ज़रूर कुछ खा के मर जाऊंगी। इसके सिवा कुछ और रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं क्या इतनी हिम्मत कर सकूंगी? तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊँ? मुझे तुम अपने पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बार छोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए घर नहीं छोड़ सकती जहाँ मेरी मौत का सामान हो रहा है। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊँगी। जेवर वगैरह सब उतार कर यहीं फेंक दूँगी। जवाब दो, तुम्हारी परवीन। इखलाक ने कुछ ना सोचा, फ़ौरन इसको लिखा, मेरी बाहें तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। मैं तुम्हें इज़्ज़त और रस्मत पर कोई हर्फ आने नहीं दूंगा। तुम मेरी रफ़ीका हयात बनकर रहोगी। ज़िंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूँगा। 1-2 ख़त लिखे गए। इसके बाद तय किया गया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। इखलाक टांगा लेकर गली की नुक्कड़ पर इसका इंतज़ार करेगा। बुध को मुंह अंधेरे इखलाक टांगा लेकर वहाँ पर पहुँच गया। परवीन का इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। इखलाक का इसतराब बोर्ड बढ़ गया, लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गली में नमूदार हुई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में इखलाक के साथ बैठी तो सर और हाथ कांप रहे थे। इखलाक तो खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो इखलाक ने बड़े प्यार से इसके बुरखे की नकाब उठाई और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे बेपर्दा रहेगी? परवीन शर्माकर आंखें झुका ली। इसका रंग जर्द था, जिसम अभी तक कांप रहा था। इखलाक ने बलाई होंठों के तिल की तरफ देखा तो इसने होंठों में एक बोसा तड़पने लगा। इसके चेहरे को अपने हाथ में थामकर इसने इसके तिल वाली जगह को चूमा। परवीन ने नाना की। इसके होंठ खुले, दांतों में गोश्त खोर था, मसूड़े गहरे नीले रंग के थे। परवीन एकदम पीछे हट गई। परवीन ने हया आलूद आवाज़ में कहा, शादी से पहले आपको ऐसी बातों का हक नहीं पहुंचता। हो गया। इखलाक के होश आवाज़ गायब थे और वो उसका दिमाग सुन हो गया था। देर तक दोनों अपने एक दूसरे के पास बैठे रहे। इखलाक को कोई बात ना सूझी। आखिर परवीन की आंखें झुकी हुई थीं। इसने अपनी उंगली के नाखून अपने दांतों से काटने शुरू कर दिए। इखलाक को कुछ समझ नहीं आई और इसने उठकर कहा, मैं अभी आया, और ये कहकर बाहर निकल गया और एक थड़े पर बैठकर बहुत देर बाद सोचता रहा। और जब कुछ समझ में ना आया तो उठकर लैलपुर रवाना हो गया, जहाँ इसका एक दोस्त रहता था। इखलाक ने सारा वाक़या अपने इस दोस्त को सुनाया तो उसके दोस्त ने उसको बहुत लान तान किया और उससे कहा, फ़ौरन वापस आओ, कहीं बेचारी खुदकुशी न कर ले। इखलाक रात को ही वापस लाहौर आया। घर में दाखिल हुआ तो परवीन मौजूद ना थी। पलंग पर तकिया पड़ा था और इस पर 2 गोल गोल निशान थे, गीले। इसके बाद इखलाक को परवीन कहीं नजर न आई।